नमस्कार मित्रों, आज हमारी दूसरी यूनिट अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम के अंतर्गत आदर्शवादी और यथार्थवादी उपागम के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत जो आदर्शवादी उपागम के माध्यम से विश्व के अंतर्गत जितने भी राष्ट्र हैं उनका आपस में किस प्रकार संबंध कायम होता है, किस प्रकार के सिद्धांत निर्माण किए जाते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आदर्शवादी उपागम की वर्तमान समय में बहुत सी संभावनाएं व्याप्त है। तो सर्वप्रथम हम उपागम शब्द उपागम शब्द से अभिप्राय लें तो इस शब्द को हम दृष्टिकोण भी कहते हैं, उपागम को हम दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। और दृष्टिकोण के अंतर्गत जो हम किसी समस्या से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न और अनुसंधान का जो प्रयोग किया जाता है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। तो सर्वप्रथम दृष्टिकोण से क्या अभिप्राय है या उपागम से क्या अभिप्राय है उसके बारे में देखें तो मानकों का एक समूह इसके अंतर्गत कार्य करता है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों एवं अनुसंधानों का प्रयोग विद्वानों द्वारा लिया जाता है या इन प्रश्नों या आधार सामग्री को इसमें से छोड़ा जाता है। अर्थात दृष्टिकोण से यह अभिप्राय है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम किन प्रश्नों का जो है अध्ययन, किन प्रश्नों एवं आधार सामग्री का प्रयोग करें तो उनके अंतर्गत उनका एक मानक होना चाहिए, मानकों का एक समूह
होना चाहिए, जिनके आधार पर या जिनके अध्ययन से ही जो है हम अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसके अंतर्गत हम देखें तो इसके अगले ही चरण में, इसका अगला चरण सिद्धांत कहलाता है। दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत जिन समस्याओं या विषयों पर व्याख्या रूप में हम विचाराधीन विषय के ऊपर जब हम अध्ययन करते हैं तो उनसे आगे चलकर ही जिन हम व्याख्या के रूप में आते हैं, उनका सार रूप में देखते हैं, तो हम उन्हें सिद्धांत के रूप में प्राप्त करते हैं, उन्हें हम सिद्धांत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सिद्धांत रूप में प्रदर्शित करने से बहुत से विद्वान इसे सिद्धांतों की चरम परिणति भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि दृष्टिकोण का जो अगला चरण है वो सिद्धांत के रूप में व्यक्त होता है, और सिद्धांतों को जो है कई विद्वान सिद्धांतों की चरम परिणति भी कहते हैं। और इन दृष्टिकोणों और सिद्धांतों का आपस में घनिष्ठ संबंध होने के कारण ही जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत इनका जो है व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। दृष्टिकोण एवं सिद्धांत आपस में निकट से जुड़े होते हैं, क्योंकि दृष्टिकोण के माध्यम से ही हम सिद्धांतों के ऊपर सार रूप में सिद्धांतों के ऊपर आते हैं, और सिद्धांतों के द्वारा ही जो है हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्याख्या करने का कार्य करते हैं। अब मोटे रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम में देखें तो हमारे पास में आदर्शवादी दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है सामने आते हैं। तो उसमें हम पहला लेंगे आदर्शवादी दृष्टिकोण। मुख्य रूप से देखें तो आदर्शवादी दृष्टिकोण का जन्म 18वीं शताब्दी के
मध्य या 18वीं शताब्दी के बाद हुआ। अठारहवीं शताब्दी में इस विचारधारा या इस दृष्टिकोण का जन्म हुआ और आमतौर पर यह माना जाता है कि अमेरिकन और फ्रेंच क्रांतियों के लिए यह दृष्टिकोण एक प्रेरणास्पद विचार था, अर्थात आदर्शवादी दृष्टिकोण की विचारधारा को ही अपनाकर जो है अमेरिका में और फ्रेंच में क्रांतियों का उद्भव हुआ, वहां पर क्रांतियां हुई। यहां पर हमारे एक विद्वान आते हैं। 1795 में कॉन्डरसेट ने एक ऐसे विश्व व्यवस्था की कल्पना की जिसके अंतर्गत कॉन्डरसेट के द्वारा एक ऐसे विश्व व्यवस्था की कल्पना की गई जिसके अंतर्गत न तो युद्ध के लिए कोई स्थान था, न विषमता के लिए कोई स्थान। अतः हमारे दार्शनिक कॉन्डरसेट ने 1795 में अपने ग्रंथ के माध्यम से एक ऐसे विश्व की कल्पना की थी कि जिसमें न तो युद्ध के लिए कोई स्थान था, न विषमता के लिए कोई स्थान था। अर्थात वे एक ऐसे विश्व की कल्पना करना चाहते थे जिसमें आदर्शवादी दृष्टिकोण का ही उपयोग या सहारा लिया
गया हो गया है। तो क्या कहते हैं कॉन्डरसेट कि उन्होंने एक ऐसे विश्व व्यवस्था की कल्पना की जिसमें न तो युद्ध के लिए कोई स्थान था, न विषमता के लिए कोई स्थान था। अर्थात वे एक ऐसे विश्व की कल्पना करना चाहते थे जिसमें आदर्शवादी दृष्टिकोण का ही उपयोग या सहारा लिया गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अतः हम यह देखते हैं कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वस्तु स्थिति क्या होना चाहिए पर अधिक बल दिया जाता है। अर्थात हम ये देखते हैं कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वस्तु स्थिति क्या होना चाहिए। आदर्शवाद के अंतर्गत हम यही विचार करते हैं कि हमारे विश्व में किस प्रकार की जो स्थिति शासन प्रणालियां होनी चाहिए। दो देशों के मध्य या विश्व समुदाय में, विश्व समाज में देखें तो उनके मध्य में क्या कैसे संबंध स्थापित होने चाहिए, किन संबंधों के माध्यम से उनके मध्य शांति स्थापित रहे पर अधिक बल दिया जाता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों में न्यायिक विकास प्रणाली पर जोर दिया जाता है। जिस प्रकार हम देखें आगे कि
जिस प्रकार किसी राज्य का उद्देश्य उस राज्य में रहने वाले लोगों की स्वतंत्रता, समानता एवं कल्याण में वृद्धि करना है। तो हमने देखा कि जिस प्रकार वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वस्तु स्थिति क्या होना चाहिए, आदर्शवादी दृष्टिकोण यह बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कैसी स्थिति होनी चाहिए जिससे कि संपूर्ण विश्व समाज में एक शांतिपूर्ण स्थिति कायम रह सके। आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों में न्यायिक विकास प्रणाली पर जोर देता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक राज्य में राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है कि वह अपने राज्य के अंतर्गत रहने वाली जनता की स्वतंत्रता, समानता एवं कल्याण में वृद्धि करने की उसका उद्देश्य होता है। उसी प्रकार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। जिस प्रकार हमने देखा कि राज्य का उद्देश्य उसमें रहने वाली जनता की स्वतंत्रता, समानता और कल्याण की वृद्धि होना आवश्यक है, उसी प्रकार किसी राज्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राज्य की भांति मानवीय लक्ष्य को प्रेक्षित कर अपनी विदेश नीति का
संचालन करना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार राज्य अपने राज्य की जनता के लिए प्रतिबद्ध होकर उसकी स्वतंत्रता, समानता और कल्याण से संबंधित कार्यों को करता है, उसी प्रकार राज्य के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राज्य की भांति मानवीय लक्ष्य को प्रेक्षित कर अपनी विदेश नीति का संचालन करना चाहिए। ये तो थी आदर्शवादी दृष्टिकोण से संबंधित कुछ विचारधाराएं, कुछ तथ्य। अब हमारा अगला बिंदु है आदर्शवादी दृष्टिकोण की समालोचना। जो नीति हम आदर्शवाद के अंतर्गत अपना रहे हैं राष्ट्रों के लिए, उसके कुछ आलोचना भी की गई है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो आदर्शवादी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत तभी आदर्शवादी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तभी संभव है जब प्रत्येक राज्य पारस्परिक रूप से बल व सैनिक शक्ति का परित्याग करे। अर्थात हम चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत हमारा जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है वो चाहता है कि पूरे संपूर्ण विश्व में आदर्शवादी दृष्टिकोण के द्वारा आदर्शवादी व्यवस्था जो है कायम की जा सके, और उसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक राज्य पारस्परिक रूप से अन्य राज्यों के साथ में बल व सैनिक शक्ति का परित्याग करे। इसी में आगे नैतिक दायित्वों का पालन करे, जो कि भविष्य में दूर दूर तक कहीं भी संभव नहीं है।
अर्थात हम ये जानते हैं कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद की इस विचारधारा को आदर्शवादी दृष्टिकोण को अपनाना काफी मुश्किल है, क्योंकि हर देश शक्ति संपन्न और समृद्ध बनना चाहता है और उसके लिए उसे सर्वप्रथम शक्ति की जो है आवश्यकता होती है, प्रमुख रूप से आवश्यकता होती है। अर्थात आदर्शवादी व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तभी संभव है जब प्रत्येक राज्य पारस्परिक रूप से बल व सैनिक शक्ति का परित्याग करे और नैतिक दायित्वों का पालन करे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अतः हमारे दार्शनिक मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि विश्व में परस्पर विरोधी दार्शनिक मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि विश्व में परस्पर विरोधी स्वार्थ व युद्ध की स्थिति होने से आदर्शवादी दृष्टिकोण को अपनाना मुश्किल है, या इस नीति को, इस विचारधारा को अपनाना प्रत्येक राष्ट्र के लिए या प्रत्येक राज्य के लिए मुश्किल कार्य सिद्ध होता है। इसकी आलोचना के संबंध में और देखें कि किसी भी राज्य के लिए अपनी शक्ति का त्याग करना अन्य राज्य को सर्वोच्च बनाना है। भविष्य में
वह देश या राज्य इसके माध्यम से उस शक्ति त्यागशील देश पर अपना दबाव या कहे नियंत्रण बढ़ा लेगा। अर्थात जो राष्ट्र या राज्य किसी अपनी शक्ति को त्याग देगा तो अन्य जो राज्य या देश है वो इसके माध्यम से शक्तिशाली हो जाएगा और उस शक्ति के माध्यम से ही जिसने अपनी शक्ति को त्याग दिया है और नैतिकता को अपना लिया है उस देश पर अपना दबाव और नियंत्रण बढ़ा लेगा। धन्यवाद।